हेलो टू ऑल, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सद्गुरु पाठशाला में। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th बायोलॉजी से वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स। चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लास्ट टॉपिक है ये। अगर आपको इस चैप्टर की कंप्लीट वीडियो देखनी है या बाकी के किंगडम्स भी अगर स्टडी करने हैं तो यू कैन विजिट माई चैनल सद्गुरु पाठशाला। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक वायरसेस। वायरसेस के बारे में कहा जाता है कि ये नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब ये कंप्लीट सेल भी नहीं है। इसी वजह से इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहीं जगह नहीं मिली। वायरसेस का मतलब वेनम भी होता है। वेनम का मतलब एक पॉइजनस फ्लूइड है वायरस। वायरस को सबसे पहले जो रिकॉग्नाइज किया वो किया दिमित्री इवानोव्स्की ने 1892 में। इसने देखा कि जो टोबैको का प्लांट है उसके ऊपर कुछ मोज़ेक डिजीज़ लगी हुई है। मोज़ेक मतलब वाइट, कुछ लाइट और डार्क पैचेस बने हुए हैं उसके ऊपर, टोबैको के प्लांट के ऊपर। तो जब उसने स्टडी किया तो उसने देखा कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, बिकॉज वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में से आराम से पास हो रहे थे। देन बाद में इसी चीज़ को 1898 में M.W. बेजर्निक ने देखा कि ऐसे जो टोबैको के प्लांट्स जो कि मोज़ेक डिजीज़ से इन्फेक्टेड थे उसके फ्लूइड का उसने एक्सट्रैक्ट निकाला, ऑब्जर्व किया उस फ्लूइड को। फिर उसने बेजर्निक ने उस फ्लूइड को नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है ये। फिर लेटर ऑन एक और साइंटिस्ट आया W.M. स्टैनले 1935 में। उसने इस चीज़ का एक और कैरेक्टर नोटिस किया कि भाई ये जो वायरसेस हैं ये तो क्रिस्टलाइज्ड भी हो सकते हैं, और वो जो क्रिस्टल्स हैं मोस्टली प्रोटीन्स के बने होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो वायरसेस हैं वो ए सेल्यूलर हैं, नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब वो कंप्लीट एक सेल भी नहीं है। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि एक सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। पर वायरसेस के पास तो सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म भी नहीं है, इवन न्यूक्लियस भी ढंग से नहीं है। वायरसेस की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि भाई वायरसेस आखिर बने किस चीज़ के हैं, तो वायरसेस बने हैं न्यूक्लिक एसिड के और प्रोटीन के, बस। न्यूक्लिक एसिड में भी हम देखते हैं कि हमारे पास 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, RNA और DNA। अगर कोई वायरस है उसका अगर न्यूक्लिक एसिड होगा या तो RNA होगा या फिर DNA। कोई भी ऐसा वायरस नहीं है जिसमें दोनों तरह का न्यूक्लिक एसिड यानी DNA और RNA देखने को मिले। और सेकंड है वायरसेस का प्रोटीन। जो ये प्रोटीन है वो हमेशा आपको न्यूक्लिक एसिड के अराउंड जो है कवरिंग के फॉर्म में मिलेगा। ये क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। तो जो न्यूक्लिक प्रोटीन की कवरिंग है अराउंड द न्यूक्लिक एसिड उसे हम कैप्सिड बोलते हैं। ये किसी भी शेप में हो सकता है। अगर टोबैको मोज़ेक वायरस है तो हेलिकल शेप में होगा, या कोई और वायरस है तो पॉलीहेड्रल फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में देखने को मिल सकती है प्रोटीन की कवरिंग अराउंड द न्यूक्लिक एसिड। कैप्सिड प्रोटीन है। उसकी अगर हम एक यूनिट देखें, सब यूनिट देखें, तो वो होती है कैप्सोमियर। तो कैप्सोमियर से, कई सारे कैप्सोमियर से बन के प्रोटीन कवरिंग कैप्सिड बनती है वायरसेस में। वायरसेस में जो इन्फेक्शियस पार्ट है, देखिए वायरस जो है एक पैरासाइट है और इसका जो एक इन्फेक्शियस पार्ट है वो न्यूक्लिक एसिड है। अगर इन्फेक्शन होता है वायरस की वजह से तो वो उसके न्यूक्लिक एसिड की वजह से होता है, प्रोटीन की वजह से नहीं। अगर देखिए मैंने बोला दिस इज़ ए सेल्यूलर। ए सेल्यूलर मतलब कोई ढंग का सेल नहीं है। तो जब तक अगर वायरस जो है किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर रहेगा, दैट मीन्स उसके पास सिर्फ न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है, तो वो इनर्ट रहेगा। और जैसे ही वो किसी ऑर्गेनिज्म की या होस्ट की बॉडी में एंटर कर जाएगा, किसी होस्ट के सेल में एंटर कर जाएगा, अब वो उस सेल की मशीनरी यूज़ करेगा। अब उसको पूरा मीडियम मिल गया है, उसको साइटोप्लाज्म मिल गया है तरह तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करने के लिए, और न्यूक्लिक एसिड उसके पास पहले से ही है। तो उसके पास साइटोप्लाज्म की ही कमी पड़ रही थी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करने के लिए, क्योंकि एक सेल में
कई तरह की केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जो वायरस में नहीं हो रही थी जब तक वो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर था, तो वो इनएक्टिव था, इनर्ट था, उसमें कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी। जैसे ही वो किसी सेल को इन्फेक्ट करता है, उसकी मशीनरी यूज़ करता है, उसको साइटोप्लाज्म, उसके तरह तरह के एंजाइम्स यूज़ करके जो वायरस है एक्ट करना स्टार्ट करता है, रेप्लिकेट करता है अपने न्यूक्लिक मटेरियल को इनसाइड द होस्ट सेल। इसीलिए इसको ऑब्लिगेट पैरासाइट भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही ये होस्ट के सेल में एंटर करेगा फिर वो उसके सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकता है। आउटसाइड द सेल वायरस कैन नॉट रिप्रोड्यूस, दैट इज़ वाई दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। वायरस की बात करें हम स्ट्रक्चर की, जो वायरसेस प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनके न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उसमें सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। जैसे कि टोबैको वायरस, ये एक वायरस है जो टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है, उसमें मोज़ेक्स क्रिएट कर देता है। एनिमल्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस की अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, या डबल स्ट्रैंड आरएनए हो सकता है, या डबल स्ट्रैंड डीएनए देखने को मिलता है। और कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनका नाम होता है बैक्टीरियोफेज वायरसेस। उनका जेनेटिक मटेरियल, उनके न्यूक्लिक एसिड में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। इस पोर्शन से क्वेश्चंस भी आते हैं, एक्चुअली इस पूरे टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। फिर हम बात करते हैं कुछ वायरल डिजीज़ की, तो मम्स हो गया, स्मॉल पॉक्स, कॉमन कोल्ड, फ्लू, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ये एक ह्यूमन वायरल डिजीज़ है। ये सब वायरस से होने वाली डिजीज़ हैं। प्लांट्स में मोज़ेक का फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग होना, लीफ येलो हो जाती है, वेन्स क्लियरिंग, ड्वार्फिंग, स्टंटेड ग्रोथ प्लांट्स में, ये सब वायरस की वजह से होने वाले डिजीज़ हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और एसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की वायरस की तरह, वायरॉइड्स और प्रायॉन्स। वायरॉइड्स क्या होते हैं? अगर मैं मैथमेटिकली बताऊं तो वायरस में से आप प्रोटीन निकाल दो तो बचा क्या? न्यूक्लिक एसिड। तो वायरॉइड्स आर जस्ट न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड में भी फ्री आरएनए ओनली, आरएनए में भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का बना होता है जो ऑर्गेनिज्म, उसको वायरॉइड बोलते हैं। इनमें प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है और जो आरएनए का जो वेट है, मॉलिक्यूलर वेट, बहुत कम होता है। ये किसने डिस्कवर किया था? तो ये डिस्कवर किया था टी.ओ. डायनियर ने। और ये जो है वायरॉइड्स, ये पोटैटो में स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ करते हैं। ये किसने नोटिस किया था? टी.ओ. डायनियर ने। ये सिर्फ और सिर्फ आरएनए के बने होते हैं। दूसरा आता है प्रायॉन्स, पी फॉर प्रायॉन्स, पी फॉर प्रोटीन्स। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बने ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होता है, मिस फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं ये, जो क्या करते हैं, ये साइज़ में जो होते हैं वायरस के बराबर ही होते हैं। ये जो प्रायॉन्स हैं ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ क्रिएट करते हैं, जैसे कि एक डिजीज़ है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, BSE। ये इसको मैड काउ डिजीज़ भी बोलते हैं। ये कैटल्स में होता है। इसकी वजह से जो काउज होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा वेट लॉस देखने को मिलता है। इन दी एंड दे आर लाइक, जैसे मैड, पागलों की तरह बिहेव करती हैं। इसको बोलते हैं बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। बोवाइन का मतलब कैटल्स होता है, स्पॉन्जिफॉर्म मीन्स स्पॉन्ज जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स देखने मिलते हैं, एन्सेफेलो मतलब ब्रेन के अंदर इन कैटल्स के, ठीक है। इसकी वजह से कैटल्स आर बिहेविंग लाइक मैड ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद आता है क्रूसफेल्ड-जैकॉब डिजीज़। ये ह्यूमंस में होता है। इसके सिम्टम्स भी मैड काउ डिजीज़ जैसे ही होते हैं, ये भी प्रायॉन से ही होता है। इसमें क्या होता है, अगर ह्यूमंस कोई इन्फेक्टेड बीफ या मीट कंज्यूम कर लेते हैं ऐसे एनिमल का जिसको प्रायॉन की ये डिज़ीज़ हो रखी है, तो ह्यूमंस में भी यही डिज़ीज़ ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं, जिसको बोलते हैं CJD। लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, वो है लाइकन्स। लाइकन्स कोई एसेल्युलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, एक्चुअली ये 2-in-1 ऑर्गेनिज्म है। इसमें 2 ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और देखने पे ऐसा लगता भी नहीं है कि लाइकन्स एक्चुअली 2 ऑर्गेनिज्म से मिलके बना है। लाइकन्स एक म्यूचुअल बेनिफिशियल एसोसिएशन है जिसको सिम्बायोसिस भी बोलते हैं। ये म्यूचुअल बेनिफिशियल एसोसिएशन किस किस के बीच में है? एल्गी और फंगी के बीच में। मतलब इसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को प्रॉफिट होता है।
जो अल्गल कंपोनेंट है इसमें उसको फाइकोबायोंट बोलते हैं और फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोंट बोलते हैं। एल्गी जो होती है ऑटोट्रॉफिक होती है, तो वो फूड प्रिपेयर करती है अपने लिए भी और फंगस के लिए भी, जबकि जो फंगस है वो हेट्रोट्रॉफिक होता है। वो क्या करता है, एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है, उसके लिए मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करके देता है, प्लांट को वाटर अब्जॉर्ब करके देता है। तो इट इज़ लाइक एक हाथ देना दूसरे हाथ लेना जैसा सिस्टम है, दोनों को फ़ायदा होता है। इस पिक्चर में मैंने शो किया है, इस तरह के लाइकन्स दिखते हैं। ये जो ब्लू ब्लू सा मैंने सर्कल जैसा ड्रॉ किया है, इसके अंदर जो लाइकन्स होते हैं ना, ये गुड पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। ये आपको उन्हीं एरियाज़ में देखने को मिलेंगे जहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा है। दे आर वेरी सेंसिटिव टू सल्फर डाइऑक्साइड। जिन भी एरियाज़ की एयर क्वालिटी बहुत ख़राब है, जहाँ एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आपको लाइकन्स देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, लाइकन्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स टू।